श्वसन की क्रियाविधि। हमारा शीर्षक है श्वसन की क्रियाविधि। तो विद्यार्थियों, श्वसन की क्रियाविधि जो है यह कूपी किए वायु दाब तथा बाह्य वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि श्वसन की जो क्रियाविधि होती है कूपी के दाब और बाह्य वायुमंडलीय दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। इस चीज़ को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। कूपिकाओं के अंदर अगर वायु दाब क्या होगा, कम होगा, तो बाह्य वायुमंडल से हवा अंदर आ जाएगी और इस स्थिति में क्या होगा, श्वसन की क्रियाविधि शुरू हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, श्वसन की जो क्रियाविधि होती है उसकी शुरुआत होती है अंतः श्वसन से। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा जो श्वसन है, श्वसन की शुरुआत अंतः श्वसन या इंस्पायरेशन से होती है। श्वसन की शुरुआत अंतः श्वसन या इंस्पायरेशन से शुरू होती है। तो श्वसन में सहायता कौन करता है? श्वसन में सहायता करता है दो प्रकार की पेशियाँ व डायफ्राम प्लस उदरीय पेशियाँ। तो ये कुछ दो प्रकार की पेशियाँ, डायफ्राम और उदरीय पेशियाँ हमारी श्वसन क्रिया में क्या करती है, सहायता करती है। तो इस तरह से ये हमारी श्वसन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन क्रिया में कि ये श्वसन क्रिया की जो क्रियाविधि होती है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहली क्रियाविधि है हमारी, तो श्वसन की क्रियाविधि को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार होता है इंस्पायरेशन और दूसरा प्रकार होता है एक्सपायरेशन। इसको हम सामान्य भाषा में अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन, इसको हम बहिः श्वसन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, इसका एक और नाम है हिंदी में, तो आप तो दो तीन नाम याद रख लो बस, अंतः श्वसन और बहिः श्वसन। हम एक एक करके इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या होता है और उस प्रक्रिया में क्या होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए ये हमारी क्या नाम से, ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारा वर्टिबल कॉलम है। इनके बीच में पसलियाँ पाई जाती है भैया, इस तरह से, ये इस तरह से। इस तरह से क्या होती है, ये पसलियाँ होती है। ये हमारी क्या है, कशेरुक दंड। और ये है हमारी पसलियाँ, ठीक है। ये जो पसलियाँ हैं, इन पसलियों के मध्य पाई जाती है इस तरह से बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ। इनके अंदर बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्पायरेशन की। तो इंस्पायरेशन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। पहले चित्र हमने बना लिया है। तो इस प्रक्रिया जो है ये एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये सक्रिय प्रक्रिया है।
जो इंस्पायरेशन है, अंतर शोषण है, ये एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है और इसमें कितना टाइम लगता है? इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों 2 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड का समय लगता है। इस 2 सेकंड में क्या क्या घटनाएं होती है? इस 2 सेकंड में 2-3 घटनाएं होती है। इसमें क्या होता है? स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम, हमारा जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम ऊपर की ओर उठता है। ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम ऊपर की ओर गति करता है। साथ ही जब स्टर्नम ऊपर उठेगा तो इसके साथ में जो डायफ्राम है, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? चपटा होकर उदर गुहा की तरफ नीचे चला जाता है। उदर गुहा की तरफ नीचे चला जाता है डायफ्राम। ये डायफ्राम की यहाँ पे संपन्न वाली प्रक्रिया है। स्टर्नम ऊपर, स्टर्नम तो कहाँ हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा जो पसलियाँ हैं, पसलियाँ बाह्य अंतरापर्शुक, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन के कारण, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन के कारण ऊपर तथा बाहर की तरफ खींचती है। इस तरह से याद रखना, ऊपर तथा बाहर की तरफ खींचती है। ये प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया में क्या होगा? अब क्या हो गया? ये जो स्थिति थी, ये इसको ऊपर, इस तरह से इसके ऊपर उठने से और पसलियों के ऊपर उठने से, पसलियों के ऊपर उठने से क्या होगा? जो वक्ष गुहा है, जैसे आपको इस तरह से देख सकते हो कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारे रिब्स है, ठीक है। अब ये इस साइड पे हमारा क्या है? ये तो हो गया हमारा स्टर्नम, ये हो गया हमारी क्या? स्टर्नम। अब इसके बीच में पसलियाँ, तो स्टर्नम क्या होगा? एकदम से ऊपर उठेगा। ऊपर उठते पसलियाँ भी क्या हो जाएगी? इस तरह से जो पसलियाँ हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, ऐसे ये ऊपर मूवमेंट करेगी। ये याद रखना आप इसमें। और फिर क्या होगा इसमें? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? अगला काम होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इस स्थिति में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो और क्या होता है? फेफड़े जो होते हैं हमारे, फेफड़ों में देहगुह्य तरल का दबाव कम हो जाता है। फेफड़ों में देहगुह्य तरल का दबाव कम हो जाता है। ये स्थिति आ गई। फेफड़ों में देहगुह्य तरल का दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? बाहर से वायु अंदर आकर फेफड़ों में भर जाती है, या ऐसे लिख सकते हैं इसमें, बाहर से वायु आकर कुपिकाओं में भर जाती है, कुपिकाओं में भर जाती है। ये स्थिति हो गई, बाहर से वायु आकर कुपिकाओं में भर जाती है। फिर क्या होगा? बाहर से वायु आकर कुपिकाओं में भर जाती है। जब बाहर से वायु आकर कुपिकाओं में भर जाएगी तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि जो कुपिकाएं हैं, और शोषण क्रिया की अंतर शोषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और ये क्रिया तब तक होती है, कुपिकाओं में, कुपिकाओं में वायु तब तक भरती है जब तक कि, जब तक कि कुपिकाओं में, जब तक कि कुपिकाओं में वायु दाब
बाहरी दाब के बराबर ना हो जाए। ये प्रक्रिया है हमारी कौन सी? अंतर शोषण या इंस्पायरेशन। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा, दोबारा से इसको रिटर्न करते हैं, पढ़ते हैं कि यह एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है। स्टर्नम ऊपर जाता है, डायफ्राम चपटा होकर पेट की तरफ चला जाता है। पसलियाँ जो होती है बाह्य अंतरापर्शक पेशियों के संकुचन के कारण ऊपर तथा बाहर की तरफ खींचती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने से फेफड़ों में देह हुए तरल का दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है और बाहर से वायु आकर कूपिकाओं में भर जाती है। और इस प्रकार से जब कूपिकाओं में वायु भर जाती है और इस शोषण की क्रिया की जो अंतर शोषण प्रक्रिया पूर्ण होती है, कूपिकाओं में वायु तब तक बढ़ती है जब तक कि कूपिकाओं में वायु दाब बाहरी दाब के बराबर न हो जाए। इसके बाद हमारी अगली प्रक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में भी वही प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हमारा स्टर्नम है। तो स्टर्नम के बाद ये हमारा क्या है, इसको लिख देता हूँ मैं, ये कशेरुक दंड वापस, और ये स्टर्नम, और यहाँ पर क्या होती है हमारी? ये रिब्स होती है। अब ये स्थिति आ जाती है, देखो ये हमारी पसलियाँ, इस स्थिति में स्टर्नम नीचे चला जाता है और इनके मध्य जो अंतरापरशुक पेशियाँ हैं, ये अंतरापरशुक पेशियाँ बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ जो है, ये क्या करती है? ये पसलियों को नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ होती है ना, इनमें यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है शीतलन। बस ये खिंचती विचती नहीं है, यहाँ पे शीतलन होता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो एक्सपायरेशन है ये कौन सी प्रक्रिया है? यह एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें 3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 3 सेकंड का समय लगता है। इसमें क्या होता है, देखो इस स्थिति में ये प्रक्रिया हमारे सामने होती है कि डायफ्राम, स्टर्नम, पसलियाँ, तीनों चीज़ें, पहले तो लिख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता। इस चीज़ को आप याद रखना कि किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है यहाँ पर एक्सपायरेशन में या बहिःशोषण में। डायफ्राम जो है, डायफ्राम, स्टर्नम व पसलियाँ अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। बस ये चीज़ याद रखना है, कुछ भी संकुचन विकुंचन कुछ नहीं होता, अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। बस इस स्थिति में क्या होता है, देखो अब थोड़ी सी बात और हम देख लेते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, वक्ष गुहा का जब आयतन है वो बड़ा हुआ आयतन था, वो क्या हो जाएगा? वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़ों पर वापस, फेफड़ों पर फेफड़ों पर देहगुहीय तरल का दबाव बढ़ जाता है। फेफड़ों पर देहगुहीय तरल का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, फेफड़ों पर देहगुहीय तरल का दबाव बढ़ जाता है और वायु क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। वायु बाहर निकल जाती है। इस चीज़ को याद रखना। देहगुहीय तरल का दबाव बढ़ जाएगा तो वायु क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इस चीज़ को बिल्कुल हमने पढ़ा, समझा कि निःशोषण और उच्छ्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये दोनों एक प्रकार की विपरीत प्रक्रियाएं हैं और इन विपरीत प्रक्रियाओं में बाह्य अंतरापर्शक पेशियों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बाह्य अंतरापर्शक पेशियां ही अंतःशोषण और बहिःशोषण में भाग लेती है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
निःशोषण के बारे में हम थोड़ी सी बात एक और कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखो, जब व्यायाम का समय होता है, व्यायाम, खांसी और छींक, व्यायाम, खांसी और छींक के समय उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया, एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, क्यों है? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इस समय आंतरिक अंतरापरशुक, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियों तथा उदरीय पेशियों संकुचन होता है। आंतरिक अंतरापरशुक पेशियों तथा उदरी पेशियों में क्या होता है? इस समय संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन। ठीक है, इन पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है। अब इससे क्या होगा? पसलियां तेजी से नीचे की ओर खींचती है। इस समय इससे क्या होगा? जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां तेजी से नीचे की ओर खींचती है। पसलियां तेजी से नीचे की ओर खींचती है, जिससे क्या होता है? और जिससे डायफ्राम, वक्ष गुहा पर दबाव डालता है। जिससे डायफ्राम वक्ष गुहा पर दबाव क्या करता है? डालता है। अब जब दबाव डाला जाता है तो क्या होता है? तो वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। तो वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों से वायु ध्वनि के साथ तेजी से बाहर निकलती है। ध्वनि के साथ तेजी से बाहर निकलती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण यह एक सक्रिय प्रावस्था है। तो इस प्रकार से हमसे पूछा जाए कि व्यायाम, खांसी, छींक के समय जो उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन है, ये कैसी प्रक्रिया? एक प्रकार की सक्रिय प्रावस्था है, क्योंकि इस समय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और इस समय क्या होता है? आंतरिक अंतरापरशुक पेशियों तथा उदरी पेशियों में संकुचन होता है और पेशियों में संकुचन होता है और इससे पसलियां तेजी से नीचे की ओर खींचती है, जिससे डायफ्राम वक्ष गुहा पर दबाव डालता है और वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों में वायु धोने के साथ तेजी से बाहर निकलती है। फेफड़ों से वायु धोने के साथ तेजी से बाहर निकलती है और इससे ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ये एक सक्रिय प्रावस्था है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चों को कि बाह्य अंतरापरशुक और अंतरापरशुक पेशियों में अंतर क्या है। तो ये हमारी रिप्स होती है। चलो मैं यहाँ रिप्स बना देता हूँ, एक रिप्स ये बना देता हूँ मैं। और ये होता है हमारा कशेरुकदंड, और इधर ले लीजिए आप स्टर्नम। ये हमारा स्टर्नम और ये हमारा कशेरुकदंड। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की पेशियाँ होती है हमारे पास। कितने प्रकार की पेशियाँ होती है? दो प्रकार की पेशियाँ होती है। एक तो होती है अंतरापरशुक और बाह्य अंतरापरशुक। तो हम बाह्य अंतरापरशुक की बात करते हैं तो ये यहाँ से निकलती इस तरह से, जो बाह्य अंतरापरशुक है, बाह्य अंतरापरशुक,
परशुक। इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन। इनमें जब संकुचन होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियां क्या काम करती है, जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, तो इस समय क्या होता है, ये जो हमारी पसलियां हैं और उरोस्थी है, यानी पसलियों व उरोस्थी, पसलियों और उरोस्थी को बाहर धकेलती है। बस इस चीज़ को याद रख लो। ये जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं, ये हमारी, इनमें संकुचन होता है तो पसलियों व उरोस्थी को बाहर की तरफ धकेलती है, ये इनका। जब इनमें क्या हो जाता है, दूसरी प्रक्रिया हो जाती है, जब इनमें क्या होता है, शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन होता है। जब इनमें क्या होगा, शिथिलन होगा। क्या होगा, शिथिलन। जब इनमें शिथिलन होगा संकुचन के समय, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो कहलाएगी हमारी अंतःशोषण। ठीक है, समझ आना इस चीज़ को। और ये जो प्रक्रिया है इधर वाली, जब इनमें शिथिलन होगा तो ये पसलियाँ और उरोस्थी क्या हो जाएगी, ये सब पसलियाँ जो उरोस्थी हैं यथा स्थिति में आ जाएगी। यथा स्थिति, पसलियाँ और उरोस्थी यथा स्थिति में आ जाएगी। और कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, बहिशोषण। बस ये याद रखना। अब हम बात करते हैं दूसरी पेशियों की, जो हमने नाम दिया आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। ये इंटरनल आईसीएम, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। आंतरिक अंतरापेशियां क्या होती है, ये नीचे वाली पसली के पृष्ठभाग से और अंत ऊपर वाली पसली के अधर भाग पर, ये मतलब यहाँ से निकलती है। नीचे वाली जो पसली होती है ना, इस नीचे वाली पसली के ऊपर से निकल के पीछे वाली जो पसली होती है, यानी इसके ऊपर वाली, ठीक है ना, इसकी जो ऊपर वाली जो पसली होती है उसके अधर भाग पर, नीचे से ऊपर। याद रखना ये कहाँ चलती है, इंटरनल आईसीएम, नीचे से ऊपर की ओर कहाँ चलती है, नीचे से ऊपर। और ये जो है ये कहाँ चलती है, ऊपर से नीचे। बाह्य अंतरापरशुक ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे आती है एक पसली पे और ये नीचे से ऊपर आती है। तो ये स्थिति होती है। और ये जो है ये कुछ भी नहीं करती, बलपूर्वक, जब बलपूर्वक अंतःशोषण होता है, बलपूर्वक अंतःशोषण, सॉरी, बहिशोषण, बलपूर्वक बहिशोषण होता है, तो उस समय ये जो पेशियां हैं, ध्यान देना, इंटरनल आईसीएम, आईसीएम, इंटरनल आईसीएम में क्या होता है, संकुचन होता है। और इससे क्या होता है, जो हमारी जो पसलियां हैं और हमारा जो उरोस्थी है, ये नीचे खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं, नीचे। जब ये नीचे हो जाते हैं तो इस समय क्या हो जाता है, वक्ष गुहा जो होती है ना, वक्ष गुहा छोटी हो जाती है। और जो वायु होती है, वक्ष गुहा छोटी हो जाती है और जो वायु होती है वो वायु बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये आईसीएम का कार्य होता है। अंतःशोषण और जो बहिशोषण होता है, तो अब उम्मीद है अगर दिन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी तो अभी आप इस वीडियो को देख करके पूरा कर सकते हो। धन्यवाद, गुड नाइट।